थोड़ी कर रहे हो, तो ठीक है, मैं ये पूछता हूँ, अनलिस्टेड है ना। कहा जा रहा है रुस्तम बावरी? तो पहले तुम लोग क्वेश्चन कर लो, फिर जो मैंने बोला था कि 2-3 क्वेश्चन मेरे बच्चे हैं कराने वाले, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा उसी क्लास में। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, बातें बंद काम चालू। मैंने क्या बोलते, क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैंने बोला 3 दिन कोई छुट्टी नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स ऐसा टॉपिक है आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी बात समझना जरा ध्यान से, तो इसके अंदर आप लोगों के कम से कम 3 दिन में जो पेपर में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं। सर मैं आपको गारंटी में दे रहा हूं कि अगर आप ये 3 क्लास मिस नहीं करते हो तो 8 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, आप सारे कर लोगे। इसके अलावा मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब जो क्लास में कराऊंगा, वो प्रीवियस ईयर से कुछ कुछ रिलेटेड होंगे। जैसे मान लो अगर मैंने 20 क्वेश्चन कराए तो 20 में से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले, 14 अलग है। लेकिन उसके बाद मैं आपको बोलूंगा किसी भी साल का कोई भी पेपर उठा के देखो, आपसे मिस नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी खराब नहीं करना अपना, ठीक है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स की दूसरी बात, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं ये बता देता हूं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो वो एक ही मीडियम में पढ़ेंगे इसको, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको एक ही मीडियम में पढ़ना, आपके लिए तो नया है। जैसे मान लीजिए संस्कृत है, अब संस्कृत आपको पढ़ाई जाए तो किसी भी मीडियम, तो संस्कृत का लैंग्वेज वही होगा। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी टॉपिक हो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आज की क्लास में हम लोग बस बातें नहीं, भाई बातें नहीं खिलाड़ियों। अरे क्या हो गया, किसके क्या हो गया? जादव सूर्या भाई को बुला ले, क्यों मजे ले रहा उससे? क्या हो गया जादव? ऐसे ही क्या कह रहे हैं, सूर्या भाई को बुला लूंगा? मूवी देख ली हो? अरे मूवी देख ली वो वाली? देख रखी है? अरे कौन सी वाली? जादव वाली, सूर्या भाई। तू कौन सी समझ रहा है? तू कौन सी समझ रहा है? अरे उसका नाम क्या है वो अरे उसका नाम क्या, डॉन कौन था यार वो? अरे डॉन क्या नाम था उसका, डॉन का? सूर्या फिरोज। मेरे हिंदुस्तान पे पूरी नजर मत डालियो, है ना? हाँ तो वही वाला। तू फिरोज है, ये तू फिरोज, ये जादव, ठीक है। सूर्या भाई कौन है बे? ये ये सूर्या भाई, अच्छा। सूर्या का है? अच्छा ये तेरा नाम सूर्य है? अच्छा ऐसी तरह नाम सूर्या भाई रख दिया। और वो, अरे वो जो बाप था, वो लड़की का बाप होता है, सूर्या भाई की गर्लफ्रेंड का बाप, ये नाम। ठीक, मतलब तेरा ससुर है वो, होने वाला ससुर। चलो ठीक है। हाँ वो थे, मेरे को पता था मेरा नाम लेगा ये, कि उसमें से जो मोटा सा था, मोटा ढूंढ के। सब समझ रहा हूं मैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कोई नहीं, मेरे जो मर्जी बना दे भाई, मैं नहीं टेंशन लेता, मैं इतना नहीं सोचता। चलो शुरू करते हैं। क्या? अबे कुछ भी मत बने। चल इधर देखो भाई, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। किसी को लिखना नहीं है, पहले समझना है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार, कोरिलेशन। हेडिंग डाल दो स्टैटिस्टिक्स। अरे ये लो स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो इसके अंदर, एक मिनट आवाज नहीं भाई किसी की भी, पहले सुन लो। पहला टॉपिक इसके अंदर कोरिलेशन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे रिग्रेशन। एंड आई विल ट्राई कि आज की क्लास में, अरे बातें नहीं भाई, सुनो पहले ध्यान से, बोलो नहीं। आज की क्लास में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सिर्फ ये दोनों नहीं है, इसके बाद इसके अंदर आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसे मैं पहले भी पढ़ा सकता हूं, बाद में पढ़ा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर कई सारी चीजें, मीन मॉड मीडियन, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब काफी चीजें हैं। ओजाइव कर्व भी है, ठीक है, एएम जीएम एचएम ये सब भी है। तो वो हम टॉपिक आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। अरे पीछे आवाज नहीं भाई, इधर देखो।
इन दोनों टॉपिक को एंड कराने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा 6 पार्ट का। 6 पार्ट्स होंगे और वो 6 पार्ट के क्वेश्चन लगभग 15 मिनट लगेंगे करने में 6 पार्ट को। लेकिन इन 6 पार्ट में से कम एक क्वेश्चन आपके पेपर में कम से कम बोला है, गारंटी आएगा, मतलब आप उसे रोक नहीं सकते। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, सीरियस होकर पढ़ेंगे। 3 दिन आपने मुझे देने हैं, स्टैटिस्टिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे, कोरिलेशन, जिसके बारे में किसी को नहीं लिखना। को का मतलब होता है, मैंने पहले ही बोला कि इसको सब बच्चे हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा। को का मतलब होता है 2, और रिलेशन का मतलब मुझे बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है ना। रिलेशन मतलब संबंध। अब ये, अरे भाई देखो, बोलो मत यार प्लीज, 1.5 घंटा ऐसे निकल जाएगा मुझे तुम लोगों को चुप कराते हुए। मेरा 1.5 घंटा ऐसे निकाल दोगे तुम लोग चुप कराते हुए, इसलिए प्लीज बोलो मत, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। एक देखो, आराम से बहुत बोल लिया मैंने। देखो भाई, कोरिलेशन का मतलब है 2 चीजों के बीच का संबंध। जैसे एक बात बताओ, मार्केट में अप्रोक्सीमेटली हर चीज का प्राइस बढ़ ही रहा है, अभी तो घट नहीं रहा। इधर भी जगह, इधर भी बैठ सकते हो, ठीक है, सॉर्टेड है ना, चलो ठीक है। तो आपको पता है कि मार्केट में हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है। आप कुछ भी सामान लेने जाओगे प्राइस बढ़ रहा है, चाहे गाड़ी लेने चले जाओ, चाहे आप दूध लेने चले जाओ, चाहे आप ब्रेड लेने चले जाओ, चाहे सब्जी लेने चले जाओ, प्राइस बढ़ रहा है। तो यार एक बात बताओ, हम लोग सिर्फ इसी बात पे क्यों रोते हैं कि यार पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ता है तो हम हल्ला क्यों करते हैं, आलू का प्राइस बढ़ता है तो क्यों नहीं हल्ला करते। क्वेश्चन सुनो मेरे ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। पेट्रोल का प्राइस, गैस का प्राइस, या बाकी जो प्राइसेस है, मतलब इस तरीके के प्राइसेस, जैसे गैस है, एलपीजी हो, सीएनजी हो, या फिर पेट्रोल है, डीजल है, इनका जब प्राइस बढ़ता है तभी हम हल्ला करते हैं। आलू का प्राइस, प्याज का प्राइस बढ़ने पे संसद उस पर धरने पे नहीं बैठते। नींबू का प्राइस सुना होगा आपने, 300 रुपए किलो हो गया था अभी गर्मियों में एकदम से, है ना। उसका प्राइस जब बढ़ा तब भी हमने हल्ला नहीं करा, है ना। केले आज की डेट में 60 रुपए दर्जन हो रखे हैं, कल ही लेकर आए इसलिए पता है भाई, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है ना, हर चीज का। गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तब भी हम हल्ला नहीं करते, गाड़ियों का प्राइस बढ़ता है तब भी हल्ला नहीं करते, धरने पे नहीं बैठते। तो ऐसा क्यों, हम सिर्फ पेट्रोल पे ही क्यों मतलब धरने पे बैठते हैं या हल्ला करते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू अदर्स, ये बताओ पहले तो। क्या वो सिर्फ हम पेट्रोल पीते हैं, पेट्रोल खाते हैं? भाई कई जिनके पास तो साइकिल होगी वो भी धरने पे बैठे होंगे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, उसका तो बेचारे का विकास ही नहीं हुआ ना, तभी तो साइकिल पे है। देखो जरूरी नहीं है, मैं भी यही बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ साइकिल पे चल रहा है वो उसका विकास नहीं हुआ। देखो क्या होता है, हर चीज जो अप्रोक्सीमेटली लिंक करती है वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से डील करती है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे पास ये कार की है, तो इस की के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई है, आपको दिख रहा है ये 4 बटन से है, 1 2 3 4, है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे पीछे टाटा का सिंबल है ना, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो अबे चाबी तो मेरे पास एग्जांपल वही पड़ा था। और जैसे ये है की रिंग है। तो अब एक चीज समझिए कि जब ये चाबी को डिलीवर करेंगे, अब मान लीजिए डिलीवर करेंगे, तो चाबी जिससे बनती होगी वो मटेरियल किसी चीज में आएगा, सोचो, है ना, किसी चीज में आएगा। तो जिस चीज में आएगा, ऑब्वियसली अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे उस चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जैसे अगर आपको मैं बताऊं, जो पानी की बोतल आप पीते हैं, जैसे एक्वाफीना, बिस्लरी, बिलसेरी भी होती है, पड़ी होगी लोकल बिलसेरी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी होती है। तो वो जो बोतल होती है ना, उसके अंदर सोचो 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल मिल रही है। कभी इमेजिन करा 20 रुपए का 1 लीटर पानी, आपने घर कभी सोचा नहीं, खरीद लिया 20 रुपए की पानी की बोतल, लेते चाहिए तो ले ली, बात दैट्स इट, बात खत्म। वो बोतल 3 रुपए की पड़ती है अप्रोक्सीमेटली प्लास्टिक की बनने के लिए, 3 रुपए की। अगर यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा दी जाए, मतलब कि जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो अब एक दूसरी दुकान पर मान लीजिए जो 3 रुपए की बोतल बनती है और उसमें पानी डल के वो 5 रुपए की मान लो हो रही है, मान लो, ठीक है। और वो एक किसी शॉपकीपर को डिलीवर जो कर रहा है, ध्यान से सुनना, शॉप पे जो डिलीवर हो रही है वो डिलीवर करके 7 रुपए की कह रहा है कि भाई
शॉप वाले भाई तेरे को मैं 7 रुपए की दूंगा, शॉप वाला 15 में बेचे, 20 में बेचे, वो शॉप वाले के ऊपर है ना। तो अब क्या हुआ उसके अंदर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, मेरी बात को समझना जरा ध्यान से, मान लीजिए वो 80 रुपए किलो आपका, 80 रुपए लीटर आपका पेट्रोल था, और पेट्रोल पे वो गाड़ी चलती थी जिसपे डिलीवर होता था। अब एकदम से जो पेट्रोल का प्राइस है वो 80 रुपए लीटर ना होके 95 रुपीज लीटर हो जाता है। तो क्या फिर भी वो ट्रांसपोर्टेशन वाला अगर 300 रुपए लेता था डिलीवरी करने के लिए, क्या अभी भी 300 लेगा? नहीं, वो ज्यादा लेगा। तो ज्यादा लेगा तो ये अपनी जेब से कहां से देगा, या ये अपनी जेब से कहां से देगा? वो क्या करेंगे, इसके प्राइस बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो जब भी पेट्रोल का प्राइस हाइक होता है तो दूध हो, कुछ भी हो, कोई भी आइटम हो, उस पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज ट्रांसपोर्टेशन के बिना काम नहीं बनता। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो कोरिलेशन आपको यही सिखाता है कि दो चीजों के बीच का रिलेशन, जैसे पेट्रोल और किसी और चीज के बीच का रिलेशन। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अरे क्या हो गया, लेबर लूबर छोड़ दे भाई। ठीक है, जैसे जादव सूर्या भाई के गुंडों की वो बाइक पे जाएंगे, या गाड़ी, पहले बेचारे गाड़ी में जा रहे थे, अब बाइक पे जाएंगे या पैदल जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? ठीक है, किडनैपिंग का रेट बढ़ाना पड़ेगा तेरे को अपनी। ठीक है, वहां से भी ऊपर, चलो वहां से ऊपर छोड़ दे यार। देखो, तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, हर चीज में इन्फ्लेशन, मतलब हर चीज में प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन आपको समझ आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए पेट्रोल पे ज्यादा हल्ला करते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, कोरिलेशन का मतलब है दो चीजों के बीच का संबंध, दो चीजों के बीच का रिलेशन। एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लीजिए रेंट बढ़ गया, एक एग्जांपल है, यहां पे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे रेंट बढ़ जाता है चीज प्लेस का, अगर जगह का रेंट बढ़ गया तो ऑब्वियसली हम फीस बढ़ानी पड़ेगी भाई, या टीचर ने बोला भाई मैं ज्यादा पैसे लूंगा तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे, या बिजली का बिल बढ़ गया, तो ऐसे चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। समझ आ रही है? तो बिजली का बिल बढ़ने से देखो स्टूडेंट की फीस पे फर्क पड़ गया। लिंक देखो क्या है, बिजली का यूनिट प्राइस मान लीजिए 3 रुपए है, और 3 की जगह पर 25 रुपए यूनिट कर दिया, तो सीधा सीधा स्टूडेंट की फीस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दो चीजों के बीच का एक रिलेशन, दैट रिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन। अब कोई भी चीज पे एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए कोरिलेशन में, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है, एक्स है, वाई, अभी एक्स वाई कुछ नहीं लिखना। मान लीजिए प्राइस ऑफ पेट्रोल है, इसको मैं कह रहा हूं प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस, और ये है आपका सैलरी, या चलो सैलरी छोड़ो, पेट्रोल की जगह पर हम ले लेते हैं अनियन, प्राइस ऑफ अनियन, ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। और ये है पर किलो का प्राइस, सॉरी क्वांटिटी यूज, क्वांटिटी यूज इन अ मंथ। ठीक है, मान लीजिए जब प्याज का जो प्राइस था वो 25 रुपए किलो था, तब आप लोग पूरे जैसे परिवार में लगभग 25 किलो ही प्याज खरीदते थे। ठीक है, एक एग्जांपल है। अब क्या हुआ, प्राइस जो है प्याज का बढ़ गया, 26 रुपए हो गया, तो आपने कहा चलो कोई नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी हमने 25 किलो ही खरीदा है। समझ आ रही है मेरी बात? प्याज का प्राइस एकदम से 55 रुपए हो गया, भाई आपकी सैलरी या आपकी इनकम थोड़ी बढ़ी, आपकी इनकम और सैलरी तो उतनी है। आपको कंपनी ने ये थोड़ी बोला कि प्याज का प्राइस बढ़ गया तो तेरी भी सैलरी बढ़ा देता हूं, ऐसा तो नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ, आपने, अब आपके पास पैसा है नहीं 25 किलो प्याज खरीदने का, क्योंकि बाकी जगह आप खरीद चुके हो, तो आप लोग क्या खरीदोगे, 20 किलो या 22 किलो, आप कहीं पे कटौती करोगे, सब्जी में कम डालोगे, सलाद में नहीं खाओगे, या कुछ और करोगे। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ पेट्रोल हो गया सॉरी इसका प्याज हो गया 52 रुपए, लेकिन आपके घर में मेहमान आए या नहीं आए जो भी है, आपने फिर भी कहा यार प्याज बहुत महंगे हो रहे हैं और कम यूज करो, तो ऐसा हो सकता है ना, तो डिपेंड करता है। तो अब मान लीजिए प्राइस ऑफ अनियन 45 रुपए हो गया, तो आप कितना यूज करोगे अनियन, इस तरीके के रिलेशंस को निकालना आता है। एक ये रिग्रेशन होता है, फिलहाल रिग्रेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, रिग्रेशन जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। मान लीजिए 45 रुपए जब हुआ तो उस दिन आपने 20 किलो प्याज खरीदा, 20 किलो खरीदा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, एक एवरेज परसेंटेज रिलेशन क्या है, कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो बीच का क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। समझ आ रही है मेरी बात? रिलेशन का मतलब क्या है, इन दोनों को बोलते हैं इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले। ठीक है, तो कोरिलेशन हेडिंग डालो, उसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट से, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल
दो एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले वेरिएबल्स आर कॉल्ड, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड कोरिलेशन। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। क्लियर है ना भाई सबको? चलिए आगे बढ़े। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, टेंशन मतलब डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, बट हमें पता लग गया कि क्या होता है कोरिलेशन का मतलब। और मैं लिटरली बता रहा हूं, आज पूरी क्लास में अगर मैं कुछ समझाऊंगा, मतलब सिर्फ समझाऊंगा, लिखने के लिए अगर आपको मैं कुछ लिखने के नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आपको पूरा ये याद हो जाएगा, मेरी गारंटी। सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेगा। आइए शक्तिमान, आइए आइए आइए, लेट कमर्स। देखिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप सॉरी कोरिलेशन को, अरे लिखो आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर हैविंग नो यूनिट, हैविंग नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट समझ रहे हो ना, जैसे मीटर, किलोमीटर, वो सब कुछ नहीं है इसका हिसाब। ठीक है, आगे बढ़ रहे भाई। क्या होगा? इंद्रप्रस्था। ओ आई, इंद्रप्रस्था क्या होगा बेटा? मार घुसंड मुंह पे, कुछ बोल रहा था, और पढ़ने दे, सीधा ऐसे पीछे, और पढ़ने दे, दिमाग मत खराब कर। मारी छोरी छोरे से कम थोड़ी है, क्या टेंशन है? चलो आगे देखो। तो इट इज नोटेड बाय स्मॉल आर हो गया। अब देखिए इस आर को कैलकुलेट करने के अपने तरीके होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक डेटा था, उस डेटा में से हमने एक रिलेशन निकाला कि यार क्या लगभग इनके आपस में क्या संबंध है, कितनी परसेंटेज है। 68% इन्फ्लेशन आ रहा है। 68% का मतलब हुआ कि अगर प्राइस ऑफ अनियन 50 रुपए इंक्रीज हुआ है, तो लगभग 68% हम या तो उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, या फिर 68% उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो अगर प्लस में आया तो बढ़ा दिया हमने, चीजें ज्यादा खरीदने लग गए, और माइनस में आया तो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़े और हम लोग चीजें ज्यादा खरीदें? नहीं हो सकता। क्यों? शेयर मार्केट, गोल्ड, इन सब में नहीं होता। हमें पता है कि गोल्ड का प्राइस डेली डेली बढ़ रहा है, एक एग्जांपल है, बढ़ेगा, हमें लगता है ऐसा, तो हम और ज्यादा गोल्ड का खरीद लिया या इन्वेस्ट कर दिया उसके स्टॉक्स में। तो ऐसा होता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बढ़ रहा है तो हम खरीदेंगे नहीं, खरीद भी सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, इट डिपेंड्स फ्यूचर को देखते हुए कि और बढ़ेगा और बेच दूंगा तब। समझ आ गई मेरी बात? तो ये कभी भी गलत फहमी में मत जीना कि सिर्फ इस केस में बढ़ेगा तो प्लस आएगा तो बढ़ना है, और अगर माइनस आंसर आ रहा हो तो घट रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए -68% आ गया, तो उसका क्या मतलब है कि अगर कोई क्वांटिटी का रेट बढ़ेगा तो लगभग मैं 68% कम खरीदूंगा। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है सबको पॉइंट? अच्छा, कोरिलेशन की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं कोरिलेशन को निकालने के तरीके। मैंने बोला था ना इनके बीच में परसेंटेज है एक, तो वो निकालते कैसे? वो परसेंटेज कैसे निकलती है, या फिर वो वैल्यू कैसे निकलती है? जरूरी नहीं है परसेंटेज हो, वैल्यू भी हो सकती है। उसको निकालने के तरीके, 3 तरीके होते हैं। मेथड्स टू फाइंडिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन को निकालने के तरीके। कोरिलेशन, पहला तरीका, इसको हम बोलते हैं रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन अभी लिखना नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, आराम से टाइम दूंगा। उसके बाद है कार्ल पियर्सन। चलो पहले स्कैटर डायग्राम बनाता हूं। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। तीसरा मेथड है, ध्यान से सुनना, आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसका मतलब वही है कि कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है। कोफिशिएंट का मतलब इसकी वैल्यू। अच्छा, मैंने यहां पर अगर आप तमीज से देखें तो मैंने आपको बोला था कि आप लिखे नहीं प्लीज। रैंक कोरिलेशन का दूसरा नाम होता है स्पीयरमैन रैंक। स्पीयरमैन्स रैंक। तो आपसे 2 तरीके से पूछता है, ऐसे बोल देगा कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बताओ, या फिर आपसे बोल देगा कि रैंक कोरिलेशन बताओ। मतलब दोनों का सेम है। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, लिखना नहीं है, आराम से टाइम दूंगा लिखने का। सबसे पहला तरीका हम सीखेंगे, और 3 तरीके हमें सीखने नहीं है, इसका सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करना है, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। ये हमें पूरा तरीका सीखना है, ये सीखना है और ये सीखना है। सबसे बड़ा तरीका ये है, लगभग मुझे 25 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को कराने में, उसके बाद 15 मिनट में दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे और कोरिलेशन खत्म पूरा। उसकी बस प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी, कोरिलेशन खत्म। और प्रॉपर्टीज यहीं से सीख जाओगे तुम, यहीं से सीख जाओगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मतलब कि 40 मिनट में हम इसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ रिग्रेशन स्टार्ट करूंगा। रिग्रेशन के अपने तरीके हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया स्पीयरमैन या फिर रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन लिखना नहीं है, पहले सुनना है सबको ध्यान से, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था दो चीजें एक्स और वाई, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला एक्स का जो प्राइस है, ध्यान से सुनना भाई सारे, मान लीजिए प्राइस है ये और ये क्वांटिटी यूज्ड है, मतलब कुछ भी हो सकता है प्राइस किसी भी चीज का, और वो क्वांटिटी जो हम यूज कर रहे हैं घर में उसकी बात हो रही है। मान लीजिए जब प्राइस उसका 50 रुपए था तो क्वांटिटी हम यूज करते थे 15, प्राइस बढ़ के 51 हो गया, हमने यूज करना शुरू कर दिया कम, प्राइस बढ़ के 55 हो गया, हमने हमारा हिसाब नहीं चला, घर में मेहमान आ गए, ज्यादा यूज हो गई, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर प्राइस बढ़ गया, हमने क्या किया, कम कर दिया यूजेज, फिर प्राइस डिक्रीज हो गया, लेकिन इस बार हमने यूजेज को उतना ही चलो बढ़ा रहे हैं, अभी भी बढ़ा दी हमने यूजेज, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बना दिया। क्लियर है ये सबको, कोई दिक्कत, लिखना नहीं है किसी को भी, ठीक है, इस मेथड को समझना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है, ठीक है, आराम से समझेंगे। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालने का आर इसको डिनोट किया जाता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। कोई लिखेगा नहीं बच्चों, मैंने पहले ही मना करा, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। अब आपके दिमाग में होगा सर डी क्या है, एन क्या है, सब मैंने बताना है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ यहां पे फोकस करना है। कॉपी चाहे बंद कर दो, आपके 25 मिनट कॉपी की यूज भी नहीं होगी। देखो सबसे पहले हमने ऐसे बनाया आर एक्स, दिख रहा है सबको ब्लू कलर से, आर वाई, फिर हम निकालेंगे डी, इधर देखो ये आ जाएगा डी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एक्स का मतलब होता है रैंक ऑफ एक्स, आर वाई का मतलब होता है रैंक ऑफ वाई, डी का मतलब है उन दोनों का डिफरेंस। बेटा जब मैंने ये बोला ना उन दोनों का डिफरेंस, तो ये मतलब नहीं है कि आर एक्स माइनस आर वाई, कुछ भी हो सकता है, आप आर वाई में से आर एक्स को माइनस कर दो, मैंने डिफरेंस बोला है, समझ आ रही है मेरी बात। और डी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। अगर ये फिर भी, अभी मैं बताऊंगा कि हम उल्टा भी करते हैं तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आर एक्स रैंक आपको खुद से अपनी मर्जी से देनी है। जैसे आपने डिसाइड करा कि भाई मैं सबसे छोटे को रैंक 1 दूंगा, सबसे कम वैल्यू को रैंक 1 दूंगा, उससे बड़ी को रैंक 2, उससे बड़ी को रैंक 3, उससे बड़ी को रैंक 4। क्लियर है, ऐसे मतलब बढ़ते क्रम में दोगे। अगर आपने एक्स वाले में बढ़ते क्रम में दिया तो वाई वाले में भी बढ़ते क्रम में ही आएगी। आपने कहा नहीं भाई नहीं, मैं तो सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक 1 दूंगा, उससे छोटी को रैंक 2, उससे छोटी को रैंक 3, घटता क्रम कह दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर आप एक्स वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर अप्लाई कर रहे हो तो वाई वाले में भी डिक्रीजिंग अप्लाई होगा। पहले ये बात क्लियर है, करने को कोई भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं इंक्रीजिंग कर रहा हूं, मैंने बोला सबसे छोटी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 48, इसको मैं रैंक 1 दे रहा हूं, कोई दिक्कत। उससे बड़ी 50 रैंक 2, उससे बड़ी 51, 4 और ये 5। कोई डाउट है किसी का? आर वाई पे आते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 13, उससे बड़ी क्या है 14, उससे बड़ी क्या है 15, उससे बड़ी 16 और उससे बड़ी 17। कोई डाउट है यहां पे किसी का? बहुत आसान है, रैंकिंग अपने हिसाब से करनी है। अच्छा, अब डिफरेंस की बात जब मैंने करी तो इसमें से इसको माइनस किया, -1 आया, इसमें से इसको माइनस किया 1 आया, इसमें से इसको माइनस किया 0 आया, इसमें से इसको माइनस किया 4 आया, इसमें से इसको माइनस किया -4 आया। कोई डाउट है किसी का? मुझे क्या करना है, डी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना होगा 1 1 0 16 16। हमारा फॉर्मूला हमें दे रखा है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, यानी ऐड करना पड़ेगा इसको, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है 16 34, तो 34 आ गए, डिवाइडेड बाय n। अब n पे आते हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पद कितने हैं, कि डेटा कितना है 1 2 3 4 5, 5 है। क्लियर है, डेटा 5 का, तो मैं यहां लिखूंगा कितना 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1, मुश्किल है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 34 इंटू 6 6 24 का 4, 2 6 तड़ा के 18 2 20, डिवाइड बाय 5 इंटू 24, 2 से काटते हैं, सॉरी 4 से काट लेते हैं, 4 6 24, 4 पंजे 4 एकम, है ना। तो आंसर आएगा 30 माइनस 51 बटे 30 माइनस 21 बटे 30, और इसे आप पॉइंट में निकालेंगे, लगभग आंसर इसका कितना आ रहा है 0.07।
देख लो ना, 0.7 आएगा, -0.7 आ रहा है। इसका मतलब घटता हुआ 0.7, यानी कि 70% डिक्रीजिंग है। समझ में आ रही है मेरी बात? 70% डिक्रीजिंग क्यों? नेगेटिव हुआ तो कम, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी यूज कम हो जाएगी, लगभग 70% क्वांटिटी हम कम यूज करें एवरेज। समझ आ रही है मेरी बात सबको? पॉइंट क्लियर है? इतना आसान है। पेपर में ऐसा नहीं आएगा इतना बड़ा करना होगा, पेपर में इससे छोटा आएगा, तरीका बता दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आर वाई माइनस आर एक्स करते तो 3 में से 2 गए, +1 आता। हमारा क्या जा रहा है, हमें तो स्क्वायरिंग चाहिए ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है मेरी बात सबको? क्लियर है? ये मेरा आंसर आ गया सर, कोई टेंशन नहीं है इसमें। समझ आ गई मेरी बात? आर की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि परसेंटेज 100 से ज्यादा कभी नहीं होती। समझ आ रही है मेरी बात? या 100 से कम नहीं आ सकती। समझ आ रही है? या तो ऐसा 100 आने का मतलब है कि आप एकदम से 100% बढ़ा रहे हो प्लस में, माइनस आ रही है तो 0 कर रहे हो, घटा ही दिया पूरा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है सबको? अब आप ये दोनों उतारिए, पहले पहले ये उतारिए, मेथड यहीं से लिखना है ना तुम लोगों को, लिखो लिखो, फिर बताऊंगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और बाकी चीजें भी। उतारो इसे जल्दी से। कहाँ जा रहा है तू? किसके? आता है तेरे को टॉपिक? क्यों जा रहा है? भाई साहब आ गई इसकी। हम्म। हम्म। क्या कह रहा है भाई? लिख लिया? जल्दी उतारो यार, आगे भी करना है हमें।
इसमें दो केस होते हैं, मैंने पहले ही बताया, मतलब स्पीयरमैन रैंक में ये पहला केस है। दूसरे केस पे आते हैं, जल्दी करो। जनरली आपके पेपर में यही वाला केस आएगा, लेकिन फिर भी हम वर्स्ट से वर्स्ट करने के लिए, खराब से खराब की भाई अगर खतरनाक आ गए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम दूसरा केस पढ़ेंगे। अभी पहले आप इसे उतार लो, फिर बताता हूं मैं कैसे कह रहा हूं। कोई ऐसा है जिसकी पहली क्लास है आज? स्टैटिस्टिक्स की नहीं, वैसे ही पहली क्लास है आज, मेरे से पहली क्लास में मिल रहे हो आप, पहली क्लास में मिल रहे हो गया, आगे बढ़े, चलो। लिख लिया ना? देखो अगला केस हमारा ये है जिसमें बस बातें नहीं भाई, हेलो, कुछ भी लिख रहा हूं मैं वैल्यू, ये देखिए यहां पे, हेलो, आवाज नहीं। अब ये डेटा आ गया, कर नहीं सकते इसे आप, पहले असेंडिंग में किया था, इस बार डिसेंडिंग में करते हैं। मैंने आपको पहले बोला दोनों आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा पेपर में पीछे पे आऊंगा अभी मैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं डिसेंडिंग में कर रहा हूं, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा एक्स वाले में, आर एक्स बताओ। डिसेंडिंग यानी सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को ये रहा 7, ये रहा 7। अब 2 किसे रखूं और 3 किसे रखूं? ऊपर वाले का 2। ऐसा क्यों? फूफा का लड़का तुम्हारे? ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, आप 2 और 3 रैंक की एवरेज निकालेंगे। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए तेरा नाम क्या है? हाँ, अरे चिराग नहीं, उससे पीछे शुभम, शिवांशु, शिवांशु, और तू अपना नाम बता। संजय और जादव, ये तीनों, संजय, जादव और शिवांशु, ये तीनों गए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। और ये तीनों आए फर्स्ट। यार ब्यूटी कॉन्टेस्ट बेकार गेम है, क्या दिक्कत है? एक तो तेरे को मैं, पर नहा के जाइयो, पर नहा के जाइयो भाई, ठीक है? संजय नहीं, अब रुक तो जाओ यार। ये तीनों गए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, और कई लोग और भी आ रखे हैं, लेकिन इन तीनों, मतलब फर्स्ट प्राइज था 1 लाख रुपए, ठीक है, सेकंड प्राइज था 50,000, थर्ड प्राइज था 40,000, एक एग्जांपल है, फोर्थ प्राइज था 20,000, ऐसे करके है प्राइज है। और उसमें पैसे भी देने देने एंट्री करने के, एंट्री चार्जेस से 2,000 रुपए उन्होंने दिए, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गए, और बंदे तीनों की रैंक आ रही है 1। मतलब इतने अति सुंदर हैं कि इनको मार्क्स मिले पूरे, और तीनों की रैंक, मतलब ऐसे मार्क्स मिले कि भाई तीनों को रैंक 1 है। अब तीनों को 1-1 लाख रुपए तो नहीं दे सकते, तो क्या करें? डिवाइड कर दो, 33 33 33। अच्छा 1 लाख के 33,000 अगर हम डिवाइड कर देते, मैंने रैंक 1 बोला था, मेरी बात को समझना, रैंक 1 पे है 1 लाख, रैंक 2 पे है 40,000 या 50,000, रैंक 3 पे है 40,000, रैंक 4 पे है 20,000, एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? रैंक 5 पे 10, उसके बाद कोई प्राइस नहीं, ऐसे कर दिया, ठीक है? अब तीनों की रैंक 1 आ गई अगर, और तीनों को आप लोगों ने बोला कि सर 1 लाख रुपए डिवाइड कर दो, 33 33, मतलब 33.33 है, पर 33 डिवाइड कर दिया, तो भाई ये तो कहते हैं इससे बड़ी रैंक 2 आ जाती हमारी, रैंक 3 आ जाती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे केस में क्या किया जाता है वो समझो। ऐसे केस में ये तीनों के पैसों की एवरेज निकालेंगे और तीनों को बांट देंगे। जैसे 1,90,000 है, 1,90,000 के जो भी 3 हिस्से होंगे वो तीनों को बांट देंगे, और रैंक 2 और रैंक 3 को खत्म कर देंगे, और सीधा रैंक कौन सी देंगे? 4th। अब मान लो 4th वाला बंदा आया, उसने बोला भाई मैं तो रैंक 2 था। मैं कहूंगा कैसे था भाई? रैंक 2 होने का मतलब है कि तेरे आगे एक बंदा होना चाहिए। तेरे आगे कितने बंदे हैं? 3, तो तेरी रैंक क्या हुई? 4। जस्टिफिकेशन है पूरा पूरा, समझ आ रही है मेरी बात? और स्टार्टिंग वालों को पैसा भी मिल गया बराबर, तीनों में से कोई बोल भी नहीं सकता
इसकी रैंक 2 आ जाती है, रैंक 3 आ जाती, समझ आ रही है, यानी 2 और 3 रैंक गायब हो जाएगी। तो यहां पे ऐसा क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इसकी रैंक 2 थी, इसकी रैंक 3 थी, तो हम क्या करेंगे, 2 रैंक और 3 रैंक की एवरेज निकालेंगे। एवरेज समझ आ रही है, यानी कि कितनी आई, 2.5, यानी इसको रैंक देंगे 2.5 और इसको भी रैंक देंगे कितनी, 2.5। समझ आई मेरी बात, लेकिन रैंक 2 किसी को नहीं मिलेगी और रैंक 3 किसी को नहीं मिलेगी। समझ आ रही है, क्या डाउट है, कोई डाउट है यहां पे किसी का, क्लियर है, आगे बढ़े, क्या करें, अभी उसी पे आ रहा है, 3 वाला दिया हुआ है मैंने, जिसमें 3 रिपीट हो रहे हो, आ रहा हूं उस पे, 3 रिपीटेशन करी है मैंने किसी में, 1 2 3 6 6 6 3, ये भी 6 कर दे ले जान के, ताकि 3 रिपीटेशन करा सकूं, ठीक है। आगे देखो भाई, बात नहीं, हेलो प्लीज, संजय कौन है, तो 1 2 3, 3 रैंक खत्म हमारी, ठीक है। अब जो भी रैंक होगी, रैंक 4 होगी, इससे छोटा रैंक 4, रैंक 5, रैंक 4 और 5 की एवरेज निकलेगी, कितनी आएगी, 4.5। भाई 4 और 5 की एवरेज का मतलब है उन दोनों के बीच का नंबर, दैट इज 4.5, यानी 4 और 5 किसी को नहीं मिलेगी, सीधा मिलेगी 4.5 और 4.5। कोई डाउट है किसी का, सबको समझ आ रही है मेरी बात, ओके। इसके बाद 4 5 रैंक खत्म, 6 और 7, 6 और 7 की एवरेज, ये दोनों 6 7 है ना, 6 7 क्या एवरेज होगी, 6.5। क्लियर है सबको ये बात, सबको समझ आ गया रैंक का हिसाब, ठीक है ना भाई। दोबारा, अब जो बच्चे कह रहे दोबारा बता दो, उन पे आ जाते हैं बेटा, रैंक वाई वाला केस समझ लीजिए, एक्स वाला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम करना है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो कौन सा है, 6, 6 को रैंक क्या मिलनी चाहिए, 1 1 2 और 3, तीनों की एवरेज निकालेंगे। 1 2 3 की एवरेज होती है 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, समझ रहे हो, 3 से क्यों भाग किया है, क्योंकि 3 टर्म से टोटल कितना आ रहा है, 6/3, यानी कि 2, यानी तीनों को रैंक कितनी मिलेगी, 2 2 2। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इन 3 की एवरेज निकालिए तो मिड नंबर उठा लो, जैसे 4 और 5 में मिड नंबर क्या था, 4.5, 1 2 3 में मिड नंबर क्या है, 2, तो तीनों को 2 बांट दो। समझ आ रही है। अब आपकी रैंक 1 नहीं होगी, किसी को मिलेगी, रैंक 2 किसी को नहीं मिलेगी, रैंक 3 किसी को नहीं मिलेगी, सीधा मिलेगी रैंक 4। तो रैंक 4 किसको मिलेगी, 3 को, रैंक 5 किसको मिलेगी, 2 को, रैंक 6 और रैंक 7, इन दोनों की एवरेज कितनी आएगी। अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर दोबारा बता दो, कोई डाउट है बच्चे तो बोलो, समझ आ गया अब क्या करना है, ठीक है। हमने करना क्या है, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो जो सीक्वेंस में आपको नंबर रिपीटेड मिले उनकी मीन निकाल लो, वो रैंक सबको बांट दो और रैंक खत्म कर दो। जैसा मैंने पैसों के केस में आपको बताया था, पैसों से हमें जल्दी समझ आता है, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल लिया था, क्योंकि डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि पैसा बड़ा है वगैरह वगैरह। बंदे बोलते रहते हैं, बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये लाइन पूरी बताना भूल गए थे शायद, जिसने भी ये लाइन निकाली ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो पूरी लाइन नहीं बताई उन्होंने, आधा मुहावरा रख लिया, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को सूट कर रहा था या हमारे उसको सूट कर रहा था इसलिए, पर वो पूरा मुहावरा बताना भूल गए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये हमेशा याद रखना। तो लाइन 2 थी, आपको बताई एक गई है। डिफरेंस निकालते हैं भाई, अब दोनों याद रखना, 4.5 में से ये गए, कितने बचे, 2 माइनस, इसके बिना -2.5 -3, ये 4.5, ये कितना आएगा भाई 4.5, ये आएगा 2.5, ये आएगा -3.5। क्लियर है। हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, फॉर्मूला चेंज होगा भाई, अच्छा 4 आएगा इसमें, स्क्वायरिंग करेंगे 4 6.25 9, इसका आएगा 25 और 20 20 25 625 और 16। अरे बच्चों एक मिनट, ये मैंने जादू से कैसे निकाल दिया जल्दी से, अगर किसी को डाउट है तो बता देता हूं, बहुत आसान होता है। अगर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 4 से जस्ट बड़ा, 5 चौके 20। जैसे मान लो 85 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 9 8 जा 72, तो ये आंसर है, ठीक है।
हाँ जी सर, अभी हम लोगों को ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला हमारा चेंज होगा इस बार। फॉर्मूला जो होता है रिपीटेशन में, बताया तो क्या है। रिपीटेशन में फॉर्मूला ये होता है, आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2, बता रहा हूं, प्लस 1/12 m3 का क्यूब माइनस m3, और चलता जाएगा ये। सांस लेता हूं, रुको एक मिनट, उस पे लिख रहा हूं, उधर यहां पे लिख रहा हूं, सिग्मा डी स्क्वायर, देखो ये तो आपका सेम ही है, प्लस 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 का क्यूब माइनस m3, एंड चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा, एंड नहीं होगा, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो हमें ये तो पता है क्या होगा, m1 m2 नहीं पता। m1 m2 बहुत आसान है, सारे सुनेंगे ध्यान से। m1 का मतलब है रिपीटेशंस, इसको मैं रब कर रहा हूं, जगह कम है मेरे पास यहां पे। m1, भाई आवाज नहीं प्लीज, पहले वाले सेट में 7 कितनी बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो m1 मेरा 2 हो जाएगा। m2 कोई और नंबर 7 कितनी बार आ रहा है, तो m2 मेरा 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 नहीं 3, तो m3 मेरा कितना हो जाएगा, 3। समझ आ रही है, सॉरी 2 2 2। कितनी बार आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है वो नहीं लेना, कितनी बार आ रहा है वो करना। समझ आ रही है मेरी बात, में क्या कह रहा हूं। m4, इसमें देखो 1 कितनी बार आ रहा है, m5 2 कितनी बार आ रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे उसको। 6 कितनी बार आ रहा है, 3 6 कितनी बार आ रहा है, 3। समझ आ गई मेरी बात, सबको क्लियर है। तो ये मुश्किल नहीं है, बट ये रिपीटेशन वाले केसेस बहुत रेयर आपके पेपर में आते हैं, बहुत रेयर। ठीक है, पहले आप इसको उतारिए पूरा, फिर नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ये m1 m2 लिखेंगे। पहले जब ये उतार लोगे मुझे बताना, मेरे को एक चीज बतानी है इसमें, इसलिए ठीक है, जल्दी उतारो। पीछे भी स्लाइड थी कोई, ये तो होगी थी, पिछले वाली है, फॉर्मूले वाली को आऊंगा, पहले ये लिखो, नीचे लिखेंगे फॉर्मूला, फिर m1 m2 बनाएंगे। हाँ, नहीं ये कोर वही चल रहा है मेरे भाई, वही वाला मेथड चल रहा है। हाँ बस ये रिपीटेशन हो गया, स्पीयरमैन रैंक में रिपीटेशन हो गई। टू, क्या वो लिखना है, अरे जल्दी लिखो यार, लिखने में बड़ा आलस करते हो तुम।
उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो प्लस प्लस में है तो इतना टेंशन नहीं है उसकी, यहां से उठाता जा बस, जो आती जा रही है बस। हो गया भाई, आगे बढ़े, लिख लिया ना, मेरे को रब करना है ये। पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे आता है, सबका ध्यान यहाँ रहेगा, मैं रब कर रहा हूं ये अरे फॉर्मूला तो अगले पेज पे लिखवाऊंगा अभी। ये देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे दे देगा रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई है डी, मतलब डी नहीं देगा, रैंक ऑफ एक्स और आर एक्स आर वाई दे देगा, कहेगा आर निकालो, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। तो आपको क्या दिक्कत है, आपने यहां से माइनस किया, यहां में करा कैलकुलेट, दैट्स इट, डी स्क्वायर तो निकल गया। बारी आएगी M1 M2 इन सबको पहचानने की, समझ आ रही है मेरी बात। तो M1 कितना होगा ये पहचानना है, देखो रिपीट कितना कर रहा है, ढाई कितनी बार आया, 2 बार, तो एक बार उसको ले लो, समझ गए। 4.5 रिपीट कर रहा है क्या, 2 बार आ रहा है, तो ये भी 2, M2 2 ले लिया। फिर क्या बचा, 1 एक ही बार आ रहा है, 6.5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, उसको पहचान लिया, साइड कर दो, हो गया काम खत्म इसका। आगे बढ़ते हैं, आर वाई वाले में 6.5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, उसको नहीं लेंगे, 4 एक ही बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 3, तो 3 लेंगे, दैट्स इट। मुश्किल है, समझ आ रही है मेरी बात सबको, क्लियर है। अच्छा कोई बच्चा ये नहीं कहेगा, अच्छा पहले आप ये उतार लिया, अब समझ गए ना किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अच्छा यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डी दे देगा, लेकिन जिस केस में डी देगा ना आपको, मेरी बात समझना, उसमें ये मत कहना सर ये 3 बार आ रहा है तो ये 2 बार आ रहा है तो M 2 बार होगा, ये नहीं नहीं नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले बता दूं। अगर आपको डी देगा तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो गारंटी बोल सकता हूं मैं कि वो ये वाला है, नॉर्मल केस का क्वेश्चन। समझ आ गई मेरी बात। अगर डी देगा तो गारंटी है वो रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हम M को नहीं पहचान सकते। बच्चे कहेंगे क्यों नहीं पहचान सकते, भाई एक चीज समझो, ये वैल्यू माइनस करके आई है, ये वैल्यू जो आई है माइनस करके आई है, वो 6.5 माइनस 2.5 भी हो सकते है, 2.5 माइनस 6.5 भी हो सकती है, तो रिपीट कैसे हो गया, तो इसलिए नहीं कहना, समझ गए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डी वाला तो सीधा साधारण क्वेश्चन होगा, आसान वाला। मुझे इसके अंदर बस ये बता दो एन कैसे पहचानोगे, डी स्क्वायर तो निकल जाएगा, एन कैसे पहचानोगे, गिन लो ना, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने पहले आपको बड़ा क्वेश्चन कराया ताकि उसके टुकड़े आ गए तो आप आराम से कर सके। और पेपर में टुकड़े आते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं आता, मैं दिखाऊंगा आपको, पेपर में आ भी रखे टुकड़े क्वेश्चन के, क्लियर है। अब आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको कैलकुलेट करने का और आसान तरीका बताता हूं कि आप और आसान तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एन आपका वही रहेगा सेम, एन में कोई टेंशन नहीं है। हो गया भाई, अब तो वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताना, M1 M2 कितने थे, और बस अब सुनो एक बार जरा ध्यान से, हेलो 3, इसकी आसान कैलकुलेशन सुन लो एक बार जरा, कैसे करनी है, अगर करनी है तो आसान बता रहा हूं कैसे करनी है। बस ये लिख लिया हमने, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकाला है, कितना 82, प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2, प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2, प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2, प्लस कितने, 4 बार है ना भाई, 2 4 बार हो गया, प्लस 1 बार 3 है। कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो भाई, यहां तक सिर्फ वैल्यू डालिए। एन कितना था, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, पीछे नहीं यार ज्यादा थी, 7 है, 7 7 का स्क्वायर माइनस 1। भाई देखो अगर हम तमीज से देखें, 1
2 3 4, तो क्या मैं 4 बार लिख सकता हूं? 4 बार 1/12 2 का क्यूब -2 है ना, और प्लस 1/2 3 का क्यूब -3 12 12 12, और ये 6 तो है, 6 है 82 प्लस। कोई डाउट है यहाँ पे? तो आप लोग जब पेपर में करें तो आप ऐसे समझिए 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आपको क्या करना है उस केस में? आपने सीधा करा 1 - 6 82 प्लस 1/12 2 का क्यूब -2 4 बारी। समझ गए ना 4 बारी क्यों? क्लियर है? और ये 4 खत्म, बारी किसकी है? 3 की, तो 1/12 3 का क्यूब -3, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा कंपैरेटिवली। 7 7 का स्क्वायर -1, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर 1 से छोटा आएगा। एडिशन सही है 82 83? यार मैं ही कर लेता हूं। 10.25 19.25 20 40 40 और 20 कितने हुए? 60 और 6 66.50 66 82.5 आएगा शायद। आप नहीं, वो एक नहीं था ना। 6 4 10.25 19.25 19.50, मैंने 20 गिना था उसको, तो एक 50 कम था, 82.5 आएगा। खुद करोगे एडिशन हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वैल्यू जो भी एडिशन से हमें क्या लेना देना। आगे बढ़ते हैं, उतारना तो नहीं था, नहीं है, हो जाएगा ना, समझ गए तो कैलकुलेशन है भाई। पहला टॉपिक खत्म, जो मैंने बोला था 25 मिनट लेगा, बाकी दोनों 10-15 मिनट में हो जाएंगे। तो कोरिलेशन हमारा अभी निपट जाएगा। सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं स्कैटर डायग्राम। भाई आवाज नहीं, भाई आवाज नहीं, क्या करोगे आवाज के कर करके, मुझे तो समझ नहीं आता। स्कैटर डायग्राम देख लो एक बार सारे बच्चे। स्कैटर डायग्राम, सारी कहानी छोड़ दो, इधर देखो। अरे बाद में टेप लेना भाई, मुझे खाली ये स्ट्रेट लाइन है, बढ़ती है घटती हुई है, बढ़ती हुई, तो आर की वैल्यू +1 होगी। स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल सीधी, ठीक है। अभी लिखना नहीं है भाई। ये बढ़ रहा है या घट रहा है? लगभग बढ़ रहा है, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब कि 0 से लेकर +1। देखो ऐसे भी कर्व दे सकता है, आप ये बताएंगे बढ़ रहा है घट रहा है, कर्व का ना कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन। समझ आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव, इसको बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव। लिखना नहीं है अभी, आराम से लिख लेंगे, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और उसको कौन सा बोलेंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन। तीसरा, ये बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है तो क्या कहलाएगा? आर की वैल्यू होगी -1, इसे बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है, तो आर की वैल्यू होगी -1 से 0, इसे बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। चलो अगले वाला पूछता हूं, क्या हो रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है, जल्दी बताओ। क्या कम हो रहा है? अब कुछ भी नहीं हो रहा, झूठ है ये। आर की वैल्यू 0 है यहाँ पे, आर है ही नहीं, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं पता कर पा रहे आप, ना बढ़ रहा ना घट रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो हमारे पास टोटल 5 केसेस होते हैं, 3 ये वाले और 2 पीछे वाले, और ये स्कैटर डायग्राम खत्म। क्यों? स्कैटर्ड हो गया ना, बस बात खत्म। स्कैटर डायग्राम में और कुछ नहीं है। डायग्राम जज करने आएंगे पेपर में कि ये डायग्राम दे दिया किसका होगा, डायग्राम जज करने आएंगे। जल्दी से उतारो इन्हें फटाफट से। यही 5 ही हैं, इनके बिना, इनके अलावा कुछ नहीं है।
लिख लिया भाई? अभी तक मैं उन 6 पार्ट पे नहीं आया जिनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा। वो हम कोरिलेशन और रिग्रेशन को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो अभी तो हम कोरिलेशन ही कर रहे हैं, रिग्रेशन तो किया भी नहीं हमने। वैल्यू आर की वैल्यू -1 से 0 तक होगी। क्या लगे? लैम्डा। क्लास में ध्यान दे लेगा तो लैम्डा नहीं लगेगी ना। अगर हम मेरे लग भी रहा होगा लैम्डा तो तू कहेगा अच्छा सर ने -1 बताई दी। कॉपी तो मैं बोल ही नहीं रहा, ध्यान देने की बात कर रहा हूं। आर की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी, सॉरी -1 से बड़ी होगी हमेशा और +1 से छोटी। क्यों होगी? क्योंकि परसेंटेज है तो इसीलिए। आगे बढ़े। बातें बंद भाई, आगे बढ़ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनना, इसी में एक नीचे लाइन लिखना, नोट, NOTE, नोट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लेता है पेपर में। स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड scatter diagram is used to find the nature of correlation, to find the nature of correlation, not the value of correlation, not the value of correlation। अब मैं आपको बताता हूं इस पे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ लेता है या पूछे हुए हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि नेचर का मतलब है कि किस तरीके का रिलेशन है, कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, बढ़ता हुआ है, घटता हुआ, तो वो बताता ही है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। जैसे स्पीयरमैन रैंक ने एग्जैक्ट वैल्यू बताई 0.7 आएगी नेगेटिव, बताई ना, ये नहीं बता रहा। समझ रहे हो मेरी बात? तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, आपको बताना है आर की वैल्यू 0.35 है, करना नहीं किसी को। ठीक है, आर की वैल्यू 0.35 है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन से वाला होना चाहिए आंसर? इस तरीके से वाला था स्कैटर डायग्राम। ए ऑप्शन राइट होगा। इसमें क्यों बड़ा फिर घट ही रहा है और स्टिल हो गया कांस्टेंट। समझ गए? तो लिखना नहीं है, उतारना नहीं है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे जैसे इस तरीके से ग्राफ दे देगा, उस केस में ये ग्राफ दे दिया तो आर की वैल्यू के ऑप्शन दे देगा 0.35, आर की वैल्यू -0.35, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0। तो ऑब्वियसली आप 0.35 को टिक करेंगे। तो इट इज ए अंदाजा, ये नेचर है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है ना? ऐसे भी पूछ लेता है कि यही डायग्राम है, कैसा रिलेशन होगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन, ऑप्शन सी परफेक्टली पॉजिटिव, ऑप्शन डी परफेक्टली नेगेटिव। समझ गया मेरी बात? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है ना सबको? तो इस तरीके से स्कैटर डायग्राम में क्वेश्चन आते, करने नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ये ऐसे ही याद हो जाएगा आपको एक बारी में ही, जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीज इतनी बढ़िया है। इसके बाद हमने तीसरा टॉपिक पढ़ना है, कार्ल पियर्सन। मैंने पहले बोला था 2 मिनट 10 मिनट में हो जाएंगे दोनों के दोनों। बेटा कार्ल पियर्सन में पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका फॉर्मूला आता है। और 2013 के पेपर में
फॉर्मूला पूछा गया कि कार्ल पियर्सन का कौन सा फॉर्मूला सही है। तो कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन की बात करें, कार्ल पियर्सन तीसरा मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे ये भी बता देता हूं आपको। मैं इसको और अच्छे से लिख रहा हूं, कई बार आपको ऐसे मिलता है सिग्मा dx इंटू डी वाई अपॉन रूट अंडर सिग्मा dx रूट अंडर सिग्मा dy। पहले आप उतार लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। पेपर में फॉर्मूला ही पूछा जाता है इसका, बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे पूछेगा वो भी बता देता हूं। इसीलिए बोल रहा था स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने, जिन बच्चों ने पहले भी एनडीए या एयरफोर्स की तैयारी करी होगी, उन्होंने कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, टीचर्स नहीं पढ़ाते। लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूं, इतने इजी टॉपिक है कि इनमें 8 से 10 क्वेश्चन इजीली बच्चा स्कोर कर सकता है। इनको तो मैं कहता हूं कभी मत छोड़ो। जब हमारा आसानी, देखो आधी चीज तुम्हें याद होगी अभी 80% चीजें याद होगी होंगी सिर्फ फॉर्मूला छोड़ के। तुम कहोगे अरे यार ये तो बड़ा आसान है, और कोरिलेशन हमारा खत्म भी हो गया। सोचो यहां पे, तो पहले इसको समझो जरा, पेपर में कैसे पूछ लेता है। बेटा एक्स बार का मतलब मीन ऑफ एक्स होता है, वाई बार का मतलब मीन ऑफ वाई होता है, ठीक है। जैसे एक्स आपके पास एक डेटा होता था, वाई आपके पास एक डेटा होता था, याद है, अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक ऐसा, और कहता है कि कार्ल पियर्सन का इस्तेमाल करो और आर की वैल्यू निकालो। तो मेरी मर्जी भाई, मैं नहीं कर रहा कार्ल पियर्सन का यूज, मैं तो उसका यूज करूंगा स्पीयरमैन रैंक का। कर सकता हूं ना स्पीयरमैन रैंक का, स्पीयरमैन रैंक का यूज करूंगा, आंसर निकाल के दे दूंगा। उसे क्या मतलब, कार्ल से निकालूं चाहे उससे निकालूं, आंसर तो कोरिलेशन तो सेम ही आएगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, आपके पास वैल्यू दे सकता है। देखो इसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्स। डेविएशन का मतलब समझो, डेविएशन वर्ड, डेविएट हो जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। नेगेटिव मीन का मतलब है कि कितना डिफरेंस है उन दोनों में, कितना भटका है वो, मीन से कितना भटका हुआ एक्स की वैल्यू। समझ में आ रही है मेरी बात। तो dx और dy का मतलब यही है कि ये dx है ये dy है, ये लगा दिया। पेपर में ऐसे दे देगा भाई आपको सीधा, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू 0 पॉइंट इतनी है, या 5 है या 2 है या 3 है, इसकी वैल्यू दे देगा, उसकी वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाला, बात खत्म। मुश्किल है, सीधा वैल्यू देगा। और अगर मुझे कार्ल पियर्सन निकालने के लिए बोल दिया तो मैं यूज ही नहीं करने वाला। मैं तो कौन सा यूज करूंगा, रैंक वाला, वो आसान है, टाइम बचेगा, है ना। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है सबको ये बात। नहीं, dx का तो स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं लिखा, सॉरी, स्क्वायर लगाना बच्चों इस पे, ठीक है। क्लियर है आप सबको। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। बोलो, क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा था आपको वैल्यू दे देगा भाई, याद है चुपचाप, आपको इस पूरे सेट की वैल्यू दे देगा। इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी दे रखी होगी, फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर निकाल देना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आपको अगर डेटा दे दिया तो आपको मीन मीन निकालने की जरूरत नहीं, आप स्पीयरमैन रैंक से कर दो ना, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है। तो आपको कोई लेना देना नहीं है। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। correlation coefficient remains in the same value, correlation coefficient remains in the same value
in the same correlation coefficient remain in the same value as in which the two variables are, as in which the two variables are। बेटा रट्टे नहीं मारने हैं इसके, पेपर में कोई तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, मतलब समझ लो, आंसर समझ आ जाएगा। मतलब ये है जो आपके पास डेटा दिया होता था एक्स और वाई का, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे होती थी 25, यहाँ पे होती थी 50, तो उसका मतलब है आप चाहे पहले चार्ट से डेटा निकालो, उसका मतलब समझ लो क्या है, हेलो, उसका मतलब है इसके लिए भी अगर आर का आंसर मान लीजिए इधर 25 इधर 50 है, फिर इधर 26 हुआ इधर 55, इधर कुछ और इधर कुछ और, ऐसे होता था ना, तो आर की वैल्यू मान लो आपकी आई 0.35, तो वो 0.35 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, समझ आ रही है मेरी बात, तो रिमेन इन द सेम वैल्यू, ठीक है ना। तो याद नहीं करनी, इसे हाथ रख के रट्टा नहीं मारना, पेपर में कहीं रट्टे लिख के नहीं आनी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें पता होनी चाहिए, ताकि अगर उसने ऑप्शन दे रखा हो तो मैं टिक मार सकूं बस। अब ऑप्शन में वो किसी भी लैंग्वेज के वे में लिख सकता है, जैसे हमने लिख के दिए वैसे भी लिख सकता है और अलग तरीके से भी लिख सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी है आर इज -1 से +1, बात खत्म होगी प्रॉपर्टी कि आर की वैल्यू -1 से +1 होगी हमेशा। अगली प्रॉपर्टी लिखना, as negative as negative increases, as negative value increases, as negative value increases towards -1, towards -1, towards -1, correlation becomes as strong as possible। मतलब समझ लो जरा इसका, बता रहा हूं, बिकम स्ट्रॉन्गर, नेगेटिव रिलेशन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मतलब समझ लो, जैसे अगर मान लीजिए आर की वैल्यू है 0.35 नेगेटिव और आर की वैल्यू है -0.75, तो इन दोनों में से आपसे पूछे स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन किसका है, -0.75 का, तो जितना -1 की तरफ बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब समझ लो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब है ग्राफ उतना ज्यादा स्ट्रेट होता जाएगा, समझ रहे हो ना, उतना ज्यादा स्ट्रेट होता जाएगा, चाहे बढ़ते की तरफ होगा तो बढ़ते की तरफ और घटते की तरफ होगा तो घटते की तरफ। आगे लिखना, एज वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेस टू 0, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, मान लो as value of r approaches to 0, correlation becomes weak। समझ गया ना, 0 की तरफ बढ़ेगी तो रिलेशन क्या होगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। कोरिलेशन आर वेरी डाइसी, डाइसी की स्पेलिंग लिख लेना, DICEY, डाइसी मेरे भाई। कोरिलेशन आर वेरी डाइसी because we cannot say that, because we cannot say that it is truthful or not। ठीक है स्लो बोलता हूं, कोरिलेशन आर वेरी डाइसी because we cannot say that it is truthful or not, it is truthful or not। एक चीज समझना पहले मेरी बात जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं भाई, ट्रूथफुल और नॉट का मतलब क्या है भाई, एक चीज समझो, क्या ये जरूरी है कि अगर मान लीजिए 25 रुपए किलो प्याज हुआ था तो हम 20 किलो खरीद रहे थे और जैसे ही प्याज का प्राइस 55 हो जाए तो हम 18 ही खरीदें? क्या पता हमारे को डिस्काउंट मिल जाए, क्या पता पैसा एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो हमने कम कटौती ना करें। तो इट इज वेरी डाइसी। डाइसी का मतलब ये होता है कि यार वो बंदा बड़ा डाइसी है, मतलब कुछ नहीं पता उसका कब क्या हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? ये और भी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, बट हम इसलिए निकाल लेते हैं कि हमें अंदाजा हो जाता है
कि क्या चल रहा है स्टैटिकल लाइफ में। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए हम इसको निकालते हैं, और कोई रीजन नहीं है। अगला, क्या बताया तो था कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाला है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना भाई। 2000 अभी जो पेपर कौन सा था, 22 का ही था ना, फर्स्ट पेपर, उसमें भी पूछा गया था ये सवाल। लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय interchanging the two variable, coefficient of correlation is not affected by interchanging the two variable. So R is a scale invariant. R is a scale, SCALE, scale invariant. It is scale invariant, invariant, scale invariant. अरे R is साथ में इनवेरिएंट एक साथ है, इनवेरिएंट की तरह का आप लिख लो नॉट चेंज, इनवेरिएंट के ब्रैकेट में लिख लो नॉट चेंज, उसका मतलब होता है चेंज नहीं होना। अरे कहने का मतलब है स्केल चेंज करने से चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल, स्केल का मतलब फुट्टा नहीं है भाई, स्केल का मतलब है, बट ओरिजिन के चेंज करने से होता है, वो हम बात रिग्रेशन में भी डिस्कस करेंगे। स्केल का चेंज करने का मतलब, ध्यान से सुनो एक बार ध्यान से। अब मान लीजिए एक्स और वाई का डेटा था, मैंने रब कर दिया था शायद वो डेटा ना, अरे भाई आराम से बैठ जाओ। अब देखो मान लो ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग तुमने एक रैंक कोरिलेशन से आर की वैल्यू निकाल ली। अब मान लो मैं इसको 2 की जगह पे 2.5 कर दूं, तो इसकी रैंक बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, चाहे सेंडिंग में कर लो चाहे। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू अप एंड डाउन होती है, पूरे तरीके से नहीं, इन डेटा को देखते हुए, तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज इनवेरिएंट इन स्केल, मतलब कि स्केल जो है अगर आप वो चेंज कर देते हो तो इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका आसान मतलब ये है कि इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग द स्केल, स्केल के चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे पर एंड नहीं कर पाएंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं, समझ आ जाएगा सबको जितना हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कोरिलेशन कंप्लीट क्यों नहीं करूं भाई, मजा ना आवे, अभी मजा दिलाता हूं, रुक जा तेरे को, बस 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 शांत रहो भाई, अरे शांत हो जाओ। अब देखिए मान लेते हैं एक बंदा है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपए महीने की, बातें बंद। एक बंदा है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपए, या जो भी सैलरी है उसकी, वो अपनी पूरी सैलरी से सिर्फ पेट्रोल खरीदता है। मैं पेट्रोल का एग्जांपल जान के दे रहा हूं, चलो यहां पे करते हैं प्राइस जान के भी, और यहां पे करते हैं क्वांटिटी। मान लीजिए कितनी भी सैलरी है उसकी, वो सिर्फ पेट्रोल ही खरीद रहा है पूरे महीने में, खाता भी पेट्रोल से है, पीता भी पेट्रोल है, नहाता भी पेट्रोल से ही है। अब उसका प्राइस जो है पेट्रोल का, अरे मान लीजिए 80 रुपए है, तो उसने 45 लीटर पेट्रोल खरीदा। ठीक है, सैलरी तो बढ़ी नहीं उसकी, सारा 50, जैसे 40 कर देता हूं चलो जान के, 8 चौक 32, 400 लीटर पेट्रोल खरीदा, तो यानी कि 32,000 मान लो उसकी सैलरी है, उस बंदे की सैलरी है 32,000 रुपए। ठीक है,
उसने 32,000 के 32,000 का तेल खरीद लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ पेट्रोल हो गया 85। अब उसे पेट्रोल ही खरीदना है, तो क्या 400 लीटर खरीद पाएगा, पहले बताओ मुझे, नहीं, तो कम खरीदेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आप इसको हटा दो वैल्यू को, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, कितना भी खरीद सकता है, जैसे 325 लीटर खरीदा, प्राइस ऑफ पेट्रोल 95 हुआ, उसने 350 लीटर खरीदा, प्राइस ऑफ पेट्रोल 100 हो गया, उसने 300 लीटर खरीदा, प्राइस ऑफ पेट्रोल 105 हो गया, उसने मान लो 295 लीटर खरीदा। अरे बात क्यों कर रहे हो भाई, प्राइस ऑफ पेट्रोल 110 हो गया, तो वो कितना पेट्रोल खरीदेगा, दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज रिग्रेशन। ये रिग्रेशन होता है। सबसे पहले यहां पे दो तरीके के वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है जो आजाद है, जैसे कि यहां पर प्राइस आजाद है, प्राइस की वजह से हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं, है ना भाई। प्राइस अगर 80 है तो हमने 400 लीटर खरीदा, प्राइस बढ़ रहा है तो हम थोड़ी क्वांटिटी कम कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो प्राइस यहां पर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, आजाद। हालांकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा पीछे से, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कैसा है, डिपेंडेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे, सैलरी पे, एक्स पे। तो बच्चों रिग्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डाली रिग्रेशन, और डेफिनेशन लिखेंगे उसकी सिर्फ, रिग्रेशन इज यूज्ड, हेडिंग डालिए रिग्रेशन, रिग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड, regression is used to find the value of इधर देखो सारे एक बारी, the value of this term, ये क्या है, the value of dependent variable। regression is used to find the value of dependent variable, value of dependent variable when the value of इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन। इधर देखो ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, लिखो लिखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, पिछले डेटा को देखते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, पुराना डेटा, प्रीवियस डेटा को देखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। तो समझ आया सबको मैं क्या कह रहा हूं, रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। रिग्रेशन की डेफिनेशन का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। अब हमारा जो चैप्टर है लगभग 35 मिनट का बचा हुआ है, आज नहीं हो पाएगा, क्या 15 मिनट हमें लगेंगे रिग्रेशन के बेसिक्स करने में, और 20 मिनट में वो 6 पार्ट वाला क्वेश्चन होगा। अगली क्लास में जो 6 पार्ट वाला हम क्वेश्चन करेंगे वो रिलेट करेगा थोड़ा सा कोरिलेशन से भी, मैं पहले बता दूं, उससे भी रिलेट करेगा। तो वो 6 पार्ट में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, और कोरिलेशन रिग्रेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से रिलेट करके। तो अगली क्लास में खत्म होते ही हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन या सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, पढ़ के आना भाई इसको।